ली थी। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया था, दो बातें अपन ने समझी थी। जब भी कोई स्टिमुलस किसी साइट पे, जैसे साइट ए पे अगर रिसीव होता है तो इसका चेंज क्या होगा, सोडियम आयन का इनफ्लक्स बहुत तेजी से हो जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आपका याद रखना है, सोडियम आयन इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब जब भी लार्ज अमाउंट में बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड में कोई आयन इधर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है तो उसको हम इनफ्लक्स वर्ड से बोलते हैं। और किसका इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम आयन का। ठीक है, ये जब स्टिमुलस रिसीव होगा किसी पॉइंट पे, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जहां पे स्टिमुलस आपका रिसीव होगा वहां पे ये चेंज होगा। एंड देन उसके बाद अपन ने देखा था कि उसका डीपोलराइजेशन होता है, मींस जो हमारी मेम्ब्रेन है वो फिर से आगे उसका साइड बी पर चेंजेस होते हैं, आयंस इधर मूव करेगा और साइड बी पे चला जाएगा। इसको हमने बोला था क्या, इंपल्स कंडक्शन, साइड ए से साइड बी तक। अब जो साइड ए था, ये जो साइड ए है, इस पे सेम रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाए, इसको कैसे ये गेन करता है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो कैसे गेन होगा वो अपन को अब देखना है। रेस्टिंग पोटेंशियल गेन करने के लिए आपको तीसरा स्टेप चलता है इधर, वो है रीपोलराइजेशन। यहाँ पे जैसे ही स्टिमुलस परमिएबिलिटी आपका वो इंड्यूस करता है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, वो अपन ने देखा ही था। जैसे ही अपना स्टिमुलस हटता है, ये जो आपका सोडियम आयन का परमिएबिलिटी है बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है। ये वर्ड ध्यान से देख लो, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए है। और बहुत थोड़े समय का मतलब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड भी आपका बहुत छोटा टाइम पीरियड है, उस एक सेकेंड से भी बहुत कम टाइम लगता है सोडियम आयन का इनफ्लक्स होने में। मीन्स स्टिमुलस रिसीव होने, मीन्स स्टिमुलस जैसे आपको मीन्स वहीं पे सेंस ऑर्गन सेंस करता है तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स इतनी फास्ट होता है, हम कहें इसको तो कम टाइम पीरियड लगना मतलब कोई प्रोसेस बहुत फास्ट है। ठीक है, तो सेकेंड से भी कम लगता है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जैसे थोड़े टाइम के बाद इनकी परमिएबिलिटी जस्ट अपोजिट होने लगती है। अभी जब स्टिमुलस रिसीव हुआ था तो सोडियम आयन का परमिएबिलिटी इनसाइड इंक्रीज हो जाता है, यही चेंज हुआ था। ठीक है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। रीपोलराइज होने के लिए बहुत थोड़े टाइम के बाद ही जस्ट अपोजिट चेंज होता है। अब उसी पॉइंट ए पर पोटेशियम आयन का परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और जो मेम्ब्रेन की ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो गेन कर लेता है, जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। विद इन, देखो आगे क्या लिखा है, बाय अ राइज ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ टू पोटेशियम आयन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल। ये अपन ने जो बात करा था, चैनल्स के थ्रू होता है सोडियम आयन का भी मूवमेंट और पोटेशियम आयन का मूवमेंट। तो ये पोटेशियम आयन का जो परमिएबिलिटी है, या पोटेशियम आयन इन अंदर से बाहर की ओर आएगा इस पोटेशियम गेटेड चैनल की मदद से। ठीक, और पोटेशियम गेटेड चैनल की मदद से जब ये पोटेशियम आयन बहुत सारा बाहर आ जाएगा, जो कि सोडियम आयन अंदर गया था, तो अपन ने ये देखा था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। अब पोटेशियम आयन जब बाहर बहुत सारा आ जाएगा, पोटेशियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से जो साइट ए था उधर बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ही है, वो नेगेटिव आपका इधर चार्ज जनरेट करेगा। डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइट ऑफ एक्साइटेशन। जहां पे ये स्टिमुलस एक्साइट करता है, मींस डीपोलराइज करता है, वहां पे ये चेंजेस होंगे। एंड और फिर से वो जब ये चेंज हो जाता है और वो पॉइंट फिर से आपका रिस्पॉन्स देने के लिए, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। जब तक वो मेम्ब्रेन रीपोलराइज नहीं हुई उस साइट की जहां पे स्टिमुलस रिसीव हुआ, तब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपन कल एग्जाम्पल की बात की थी कि जो हमारा एक ये पिनिंग है, एक स्पीड तक हमें पता चलता है कि इतनी बार ये पिनिंग हो रहा है, लेकिन वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो लगता है, टाइम पीरियड जो लगता है रीपोलराइजेशन का, उससे कम टाइम कर दे ये पिनिंग का स्पीड, तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस पिनिंग हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि आपको फिर वो जो दूसरा स्टिमुलस रिसीव करने के लिए रीपोलराइजेशन होना होता है वो हो ही नहीं रहा, तो लगातार इंपल्स जाता ही रहेगा आगे, ठीक है। एंड विद द इंक्रीज ऑफ सोडियम आयन इनसाइड नर्व फाइबर, एंड वो आपका जैसे ही अंदर की तरफ सोडियम आयन आपका इंक्रीज कर जाता है, उसकी परमिएबिलिटी आपकी कम हो जाती है, जैसे नॉर्मली होता है। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की कम होती है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल जैसा कंडीशन आया, एंड उसके बाद जो पोटेशियम का आउटफ्लक्स है, सोडियम पोटेशियम इधर एक्सोप्लाज्म से जो बाहर आ रहा था वो फिर रुक जाता है, फिर वो रुक जाएगा और आपका जो मेम्ब्रेन है फिर से अपना जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, और रेस्टिंग, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। रीपोलराइज होने के बाद ये प्रिपेयर्ड है फॉर द रिसीविंग टू रिसीव द नेक्स्ट स्टिमुलस। और कुछ ऐसा आपने बनाया था रेस्टिंग पोटेंशियल को, तो आप ये बना लो या वो बना लो, कोई बात नहीं, दोनों में से एक बात ही है, दोनों चीज़ें ये अपन ने लिख ही लिया सबने। अब देखो कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लो और उसके बाद आगे अपन चलते हैं। नर्व फाइबर आर स्टिमुलेटेड क्या लिखा है, इनसाइड द मेम्ब्रेन बिकम, जब स्टिमुलेट होगा तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। डिपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, डिपोलराइजेशन क्यों होता है, जो पोटेशियम सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी उसकी कम होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जब स्टिमुलस रिसीव होता है तो डिपोलराइज हो जाती है। एंड उसके बाद है आपका रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन इज अकर्ड ड्यू टू, रीपोलराइजेशन वही होगा आपका पोटेशियम आयन बाहर बहुत सारा चला जाता है, आउटफ्लक्स हो जाता है। आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स दोनों वर्ड सेम है, ये इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है। आउटफ्लक्स को ही एक्चुअली ये दो वर्ड हैं। इनफ्लक्स अल्टेटरी कंडक्शन क्या है, उसके लिए आपको एक बात और पहले समझनी होगी, माइलिन सीथ। ये आपको बहुत अच्छे से सब याद होगा, ये क्या है, माइलिन सीथ है। माइलिन सीथ कौन बनाता है, क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये सारा सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है माइलिन सीथ, तो आपको बात याद आनी चाहिए कहाँ पर, एक्सॉन पर, ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है उधर ये प्रेजेंट होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। माइलिन सीथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। पूरे एक्सॉन पर के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होता है, बीच बीच में आपको ऐसे गैप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन गैप्स का नाम आपने याद रखा था, क्या बोला था इन गैप्स को, नोड ऑफ रेनवियर, ये भी टर्म याद होना चाहिए। अब इस नोड ऑफ रेनवियर का बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, वो अपन को देखना है, ठीक है। बेनिफिट अपन ने, लॉस देखा था अपन ने, क्या होता है, आयन लीकेज यहाँ पे होगा। अब बेनिफिट आपको अगर एक्चुअली समझना है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब देखो क्या है, पहले ये एक टाइप है कंडक्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा उधर ही नोड ऑफ रेनवियर होगा, नॉन माइलिनेटेड है तो नोड ऑफ रेनवियर की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में यही कि सॉल्टेटरी कंडक्शन कहाँ चलेगा, तो सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे चलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दिस मीन्स इन इफेक्ट दैट एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड, नोड टू नोड। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जहां पे स्टिमुलस हमारा कोई रिसीव होता है, जो डिपोलराइजेशन होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, वो एक नोड से दूसरे नोड को जंप करता है। एक ऐसा आपका लेंथ है एक्सॉन का जो बाईपास कर दिया जाएगा, वो जंपिंग कोई कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ एक्शन पोटेंशियल जंप करता है एंड passes along the myelinated axon
फास्टर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना वर्ड। जब भी साल्टेटरी कंडक्शन चलता है तो इंपल्स कंडक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। जो आपका नॉर्मली कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है एक्सॉन मेम्ब्रेन पर, उसके कंपैरिजन में ये स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एज कंपेयर टू द सीरीज ऑफ स्मॉल लोकल सर्किट्स इन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे, उधर जो इंपल्स चलेगा उसके कंपैरिजन में ये फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक आपका इतना डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना ही नहीं पड़ता। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा? लीकेज ऑफ आयन टेक्स प्लेस ओनली इन नोड्स। जो इनके आयंस का लीकेज होता है वो सिर्फ नोड्स के ऊपर होता है, एंड इधर एनर्जी की जरूरत भी कम होती है। अब जरा याद करो, अपना सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है पूरे एक्सॉन मेम्ब्रेन पर। अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने की बात करें तो हमेशा वो चल रहा होता है, एक्टिवली सोडियम आयन को बाहर कर रहा होता है, पोटेशियम आयन को अंदर कर रहा होता है, एनर्जी खर्च होता है। अब यहाँ पे आपको इतना देखो डिस्टेंस है जहाँ पे आयन लीकेज होता ही नहीं है, इतने पे आयन लीकेज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको वो सोडियम पोटेशियम पंप चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चलाने की जरूरत नहीं है। जो इनके नोड्स हैं ये और ये, इधर ही आयन लीकेज होगा, इधर ही आयन लीकेज होगा। तो जो एक नॉर्मल अगर कोई एक्सॉन मेम्ब्रेन है, इसको पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करना, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करके रखना है, तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अब इनको क्या करना होता है कि इनके नोड्स पर सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेटेड होता है, बस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो सिर्फ नोड्स पर जनरेटेड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कम खर्च होएगी एज कंपेयर टू जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। यहां आप देखो, एक नोड पे आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या था पहले? ये कुछ ऐसा रहा होगा। अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो वो मेम्ब्रेन पे ऐसा होगा, बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव और अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव। अब यहाँ पे कोई आपने स्टिमुलस दिया तो आपने क्या कराया? डीपोलराइज कराया। डीपोलराइजेशन में अपन ने यही बात करी थी कि बाहर पॉजिटिव नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। यहाँ आपको क्या दिखाया गया? अंदर वाले सरफेस पर पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब जो आपका ये नेक्स्ट नोड है वहां पे तो यही कंडीशन होगी। अभी ये कैसा होगा? रेस्टिंग पोटेंशियल में ही होएगा। अब इस लेंथ को ये पास आउट कर जाता है, इधर आयन लीकेज नहीं होगा, तो यहां से ये एक्शन पोटेंशियल सीधा जंप करता है। इनका जो इधर वाला नोड है, इधर आयन लीकेज हो सकता है, तो आयन लीकेज, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल, वहां पे हमने साइट ए और साइट बी जो पढ़ा था, तो ये आपका साइट ए कंसीडर करना है। अब ये साइट बी इसके जस्ट एडजेसेंट नहीं होगा, एक लेंथ के बाद ये एज अ साइट बी बिहेव करेगा। वो नेक्स्ट नोड होगा। वो क्या होगा? नेक्स्ट नोड होगा। वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ आएगा, और जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल पर है, तो यहाँ वो क्या हो जाएगा? बाहर वाले सरफेस पर फिर से नेगेटिव और अंदर वाले सरफेस पर जैसा वहां है पॉजिटिव। एंड अपकमिंग इनका जो नेक्स्ट नोड होगा, मान लो कि यहाँ पे नेक्स्ट नोड है, तो नेक्स्ट नोड पर सेम जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ आया वो यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से रीपोलराइज हो जाएगा। ये वाला जो नोड होगा वो आपका साइट ए जो है, ऐसा जंप करने के बाद ये रीपोलराइज हो जाएगा। मींस जो नॉर्मली आपका पोटेंशियल होना चाहिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, वो रीगेन कर लेगा एक फ्रैक्शन ऑफ बहुत कम टाइम में टू रिसीव द नेक्स्ट स्टिमुलस। ये चलता है साल्टेटरी कंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे आयन का लीकेज नहीं हो सकता, मतलब आयन का मूवमेंट नहीं हो सकता जहाँ पे माइलिन शीथ है, तो यहाँ पे इंपल्स का कंडक्शन भी नहीं कराया जा सकता। तो इंपल्स कंडक्शन सीधा उनका नोड्स के थ्रू होता है, जो एक फास्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर अपने याद करो पुराना आपका जो स्टार्टिंग में हमने बात करा था कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर पीएनएस में और सीएनएस में कहाँ पे कितनी ज्यादा हैं,
आपकी अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करें तो आपका पूरा क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये माइलिनेटेड है। इन सब नर्व्स को माइलिनेटेड करा गया इसलिए क्योंकि इनसे हमारा जो रिस्पॉन्स आना होता है, मीन्स जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, वो बहुत फास्ट हो। अभी उसके हम रीजंस की बात करेंगे कि कौन सा रीजन कौन माइलिनेटेड है, कौन सा नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है, तो ये आप नोट करो, फिर आगे अपन बात करते हैं सिनैप्स के बारे में। सिनैप्स को देखो ध्यान से। सिनैप्स वर्ड आप ध्यान रखना क्या है। इधर अपन ने अभी बात जो करी है, किसी भी एक न्यूरॉन के लिए हमने साइटोन और एक्सॉन एंडिंग तक बात कर ली है। मींस यहां आपका डेंड्रॉन होगा, इंपल्स यहां मान लो रिसीव हुआ या फिर इस पॉइंट पे रिसीव हुआ। अब देखो इंपल्स आपको किसी भी पॉइंट पे रिसीव हो सकता है, मींस स्टिमुलस आपको किसी भी पॉइंट पे रिसीव हो सकता है। इधर अगर रिसीव होता है तो इंपल्स कंडक्ट होके साइटोन के थ्रू एक्सॉन के ऊपर आएगा। स्टिमुलस आपका इस पॉइंट पे रिसीव हुआ तो वो आगे की तरफ जाएगा। स्टिमुलस इस पॉइंट पे रिसीव हुआ तो वो आगे की ही तरफ जाएगा, एक्सॉन की तरफ ही जाएगा। डायरेक्शन आपका पता है कि इंपल्स कंडक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा। डेंड्रॉन पे होगा तो किधर जाएगा, साइटोन से किधर जाएगा, और एक्सॉन पे किधर जाएगा। स्टिमुलस का रिसीव होने का पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। ये जब भी इंपल्स यहां एक नर्व फाइबर के ऊपर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं इंपल्स कंडक्शन। क्या बोलेंगे, इंपल्स कंडक्शन। एक सिंगल नर्व फाइबर आपको दिमाग में रखना है, एक सिंगल न्यूरॉन रखना है, उसके ऊपर अगर इंपल्स चल रहा है तो वो क्या होगा, इंपल्स कंडक्शन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन आपकी पूरी बॉडी में हो। एक ऑर्गन से ब्रेन तक, मींस आपके अगर हम टिप ऑफ द टो की बात करें, उधर से ब्रेन तक एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, एक से ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे। तो एक न्यूरॉन तक कंडक्शन बोला, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका क्या कहा जाएगा, वो देखो। ये मान लो दूसरा न्यूरॉन हो गया आपका, यहां डेंड्रॉन्स है, तो आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर सेम इंपल्स को ट्रांसफर करना, दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। अब ये ट्रांसफर करा जाता है इंपल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास, और इनका दो न्यूरॉन का जो ये जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन का ये जो जंक्शन होता है, इसको बोला जाता है सिनेप्स। इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्स। क्या लिखा है, अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन। एक ये जंक्शन है जिसे हमने क्या नाम दिया, सिनेप्सिस। ठीक है, अब ये जंक्शन किसका है, जंक्शन है आपका ये पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग का और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स का। किसका, डेंड्राइट्स का। जंक्शन किसके किसके बीच बनेगा, इसका एक्सॉन एंडिंग दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जंक्शन है। ये बात समझ आ गई। अब इधर देखो, इस जंक्शन के लिए आपने क्या बोला, सिनेप्स। ये जो जंक्शन है वो सिनेप्स है। अब इसमें दो टर्म्स आपको समझने, ये आपका क्या है, प्रीवियस न्यूरॉन, जो पहला इसके पहले का जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन एंडिंग है। ये क्या है, एक्सॉन एंडिंग को डिनोट करा गया है। और ये जो आपको ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका डिनोट करा है डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स हैं ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। और इस जंक्शन के लिए आपने वर्ड यूज करा क्या, सिनेप्स। ठीक, तो सिनेप्स के पहले जो मेम्ब्रेन है और जो बाद में मेम्ब्रेन है, दोनों टर्म्स, दोनों के लिए एक एक अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे। मींस एक्सॉन एंडिंग की मेम्ब्रेन को क्या बोला, ये सिनेप्स हो गया। तो सिनेप्स के पहले का मेम्ब्रेन है, सिनेप्स के पहले का मेम्ब्रेन है, तो वर्ड यूज कर दिया क्या, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या प्री सिनेप्टिक। इस मेम्ब्रेन का नाम रखेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। या न्यूरॉन का नाम रखें जो हम कह रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट, तो इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको बोलेंगे सिनेप्स के बाद है तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम रखोगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
इतनी बात समझ आ गई। और इनका जो जंक्शन है सिनेप्स, या जो इनके बीच का जो गैप है, ये जो बीच का गैप है, इसको बोला जाएगा सिनेप्टिक क्लिफ्ट। एक तो बढ़िया सा क्वेश्चन यही है, ये पिक्चर आपका एनसीईआरटी का है, ये देख लो, इधर जो आपका बना हुआ है ये है, इस पे क्या क्या आपकी लेबलिंग्स है वो देखो। ये आपका पहला एक्सॉन, फिर उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, फिर आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर आपका ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट, फिर उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद एक वर्ड और लिखा हुआ, अभी इसका डिटेल पे जाएंगे, रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं। अब जो सिनेप्स बनता है वो कितने स्ट्रक्चर्स को लेकर सिनेप्ट बनता है, वो मैं अभी इसको एक बार इरेज करके फिर मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, न्यूरॉन के नाम आपको याद हो गए, एक को बोलोगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरे को क्या बोलोगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। एक सिनेप्स का मतलब क्या है वो देखो, इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का नाम क्या बोला था, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, और इस न्यूरॉन, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या बोलोगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये आपका सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जो ये गैप है, जो ये गैप है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ क्या क्या, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक साथ जब हमें बोलना होता है तब हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन आपका ये बहुत फेमस है कि सिनेप्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है। इतने स्ट्रक्चर से एक सिनेप्स बना होता है। कोई भी सिनेप्स होगा तो जंक्शन है, तो दो तो मेम्ब्रेन होएगी, उसके बीच का कुछ गैप होगा, तब वो पूरा कंप्लीट जंक्शन कहा जाएगा। किसी एक मेम्ब्रेन को डिलीट कर दो, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हटा दो, तो आपका सिनेप्स बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हटा दो तब भी सिनेप्स नहीं बन सकता। और जंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही होगा, ये बात कंफर्म। हाँ, वो कम ज्यादा होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है। इसके बेसिस पर सिनेप्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो सिनेप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो आपको क्लियर हो गया, क्या क्या, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये गायब करके आपसे पूछा जा सकता है, यहां देखो, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऐसे यहां गायब कर देगा, ये क्या है बताओ, तो वो आपका सिनेप्स कहा जाएगा। या फिर इसमें से कोई एक दो लेबलिंग हटा के आपको वो ABCD करके पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो मतलब जो भी लेबलिंग्स इधर हैं वो बड़े ध्यान से आपको ध्यान से देख के रखनी है। एनसीईआरटी की बुक रखो सामने। अब आगे हम बात करते हैं इस सिनेप्स के लिए। अब इस सिनेप्स के लिए बात करने से पहले दो तीन बातें आपको मैं रिकैप करा दूं। इसका नाम क्या है, बोलो भाई, इसको क्या बोला था, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल है। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये इनके पास कुछ आपको ऐसे डॉट सा दिखाया गया है जो यहाँ पे ये रिलीज कर रहे हैं। इसका नाम क्या बोलोगे, न्यूरो ट्रांसमीटर, यही बोलोगे, ठीक है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो इसके सिनेप्टिक वेसिकल्स में पैक होते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर ये अपना जो एक्सॉन एंडिंग होता है वो रिलीज करता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। आगे क्या चेंजेस होते हैं वो एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो। जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर ऐसे प्रोटीन के, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन तो होएगा ही, है ना, इनके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स। ऐसे स्ट्रक्चर बना के आपको पूछा जाता है, ऐसे, है ना, इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया
और सेम इम्पल्स आपके नेक्स्ट न्यूरॉन पे जनरेट हो जाता है। वो इस वजह से जनरेट हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर, ये जो आपका नेक्स्ट न्यूरॉन है या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है। जैसा न्यूरोट्रांसमीटर हमारा ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिलीज करेगा या एक्सॉन एंडिंग रिलीज करेगा, वैसा इम्पल्स इस नेक्स्ट या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर वो जनरेट कर देते हैं एंड दैट इज कंडक्टेड ऑन दैट न्यूरॉन। ये हर न्यूरॉन, हर जो नर्व फाइबर का जंक्शन है वहां पे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका इस न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर का पर्पस होता है। देखो आगे, a synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron, postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। अब ध्यान से इसको समझना, जो सिनेप्टिक एक सिनेप्स है, इसके में ये क्या क्या किससे किससे मिलकर बना होगा, तो आपने अभी देखा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मैं अभी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लिफ्ट है। ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिनेप्स है। लेकिन एक नॉर्मल सिनेप्स में हमारा जो बात करेंगे, यहाँ पे दो को नाम दिया है, दो टाइप के सिनेप्स होते हैं, जिसमें से जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, कौन सा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, इधर सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता, और जो केमिकल सिनेप्स है इधर सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है। मेम्ब्रेन दोनों के साथ होएगी, मींस जो गैप है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, गैप वो ना के बराबर होता है, बहुत या मिनिमाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों का सिनेप्स का बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है तो क्या फायदा है, केमिकल सिनेप्स है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, दोनों हम बात करेंगे। चलो इधर देखो, तो सिनेप्स के टाइप याद हो गए, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का कंपोजिशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिप डिलीट कर देना है। और यही केमिकल सिनेप्स की बात करी जाए तो आप क्या बोलोगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस, ठीक, वो तीनों आपको कंपोनेंट बताने हैं। अब यहां देखो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए। अब आपको देखो, एक बार मैंने क्या बोला था कि हमें कोई भी बात हमें इमेजिन करनी होती है, जब तक वो पिक्चर नहीं बनेगा तब तक हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहां आपको क्या दिखाया गया है, ये एक सिनेप्स है, ये एक सिनेप्स है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि प्री सिनेप्टिक एक्सॉन न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, तो इंपल्स कंडक्शन आपको देखो ये क्या दिखा रहा है, ऐसे बिजली सी गिर रही है। तो ये किस बात के लिए डिनोट करा गया है, जिससे आपके दिमाग में पिक्चर बने। ये दिखता नहीं है एक्चुअल में, ये इमेजिनेशन के लिए कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ ट्रांसफर होता है, इम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिखाया है कि जो आपका ये सिनेप्स है, इधर से सिनेप्टिक वेसिकल्स देखो आके बाहर बर्स्ट हो रहे हैं, और दूसरे वाले पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वो आपका इसको रिसीव कर रही है। अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर इसके आपको दिख रहा है क्या, ये क्या दिया है बताओ, न्यूरोफाइब्रिल्स। ये क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स। तो ये कुछ इस तरह से इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब जरा देखो आगे, ये इमेजिनेशन के लिए ये पिक्चर है, ये आपके दिमाग में ये बात समझनी है कि सिनेप्स का मतलब ऐसा कुछ होता है। अब पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में देखो क्या क्या है, and at electrical synapse the membranes of pre and post synaptic neuron are very close proximity। बहुत ये पास होता है, बहुत इनका बीच जो इनके जो गैप है वो आप मतलब ये समझ लो कि ना के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो। अब ये बात ध्यान से समझना कि एक एक्सॉन एंडिंग है, एक एक्सॉन एंडिंग है मींस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, दूसरे का पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और इनके बीच गैप नहीं है।
तो जो इम्पल्स यहाँ पे कंडक्ट होते हुए आ रहा है वो इम्पल्स सेम एज इट इज कंडक्ट होता है, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन आपस में क्या है, टच्ड हैं, उनके बीच गैप नहीं है, उनको ट्रांसफर करने के लिए कोई केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है। तो वो इम्पल्स जो होगा वो सिनेप्स को क्रॉस नहीं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन पास है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू ऑन टू द अदर न्यूरॉन अक्रॉस टू सिनेप्स। अगर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, जो उनका एक्शन पोटेंशियल है, उसके लिए किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों मेम्ब्रेन टच्ड हैं। बात समझ आ रही है? ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल न्यूरॉन। जैसे आपने एक सिंगल न्यूरॉन में इम्पल्स का कंडक्शन देखा था कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड ये सारा स्टेप देखा था आपने। नॉर्मली पोलराइज होती है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है। सेम वैसा ही इनके से मान लो कि यहाँ तक इम्पल्स आपकी आ गई, मींस एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन आपकी मान लो डीपोलराइज हो गई, तो इसके बाद जो ट्रांसफर होगी वो अगले पे, ये रीपोलराइज वो डीपोलराइज हो जाएगा। तो सेम वैसा ही कुछ होता है जैसे अपन ने इम्पल्स कंडक्शन एक सिंगल न्यूरॉन के ऊपर देखा था इनके सिनेप्स को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एंड देन आगे क्या चेंजेस होंगे जो अभी हम केमिकल सिनेप्स में देखेंगे, वहां कुछ अलग स्टेप्स है। इम्पल्स ट्रांसमिशन across an electrical synapse is always faster than that of across a chemical synapse, क्योंकि इनमें कोई केमिकल चेंज होना नहीं है। मींस केमिकल चेंज का मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने हैं, वही इंपल्स आगे फिर से जनरेट करना है, फिर कंडक्ट होना है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि इंपल्स आ रहा है दूसरे मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कम टाइम लगता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वाले हमारे पास, जहां हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में जहां जहां पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा वो बहुत उस पे इंपल्स कंडक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ये इसका बेनिफिट है, ये इसका क्या है, बेनिफिट है। बट इसका नुकसान क्या है, वो नुकसान अभी अपन आगे बात करेंगे जब केमिकल सिनेप्स समझ लोगे तब। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। ये रीजन असर्शन का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हम क्योंकि ये दिमाग में ये समझते हैं कि हम एक बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, हमारे पास अच्छा एक बहुत फास्ट नर्वस सिस्टम होना चाहिए, हमारा लॉजिक ये काम करता है कुछ टाइम के बाद। अभी तो याद होगा, हो गया होगा कि नहीं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयर है। हम लॉजिक क्या लगाने लगते हैं कि हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत है, फास्ट नर्वस सिस्टम की जरूरत है, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता होगा।